तो हम लोगों ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से मिलके, दिल्ली सरकार से मिलके बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम्स निकाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़ी स्कीम पूरे हिंदुस्तान में, वी आर द ओनली स्टेट, 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कैशलेस स्कीम और 10 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस डेथ के बाद परिवार को है। कई हजार लोगों को 5 लाख रुपए की स्कीम का बेनिफिट हुआ, परिवार को बेनिफिट हुआ। कई 100 मेंबर्स को जिनका अनफॉर्चुनेटली डिमाइस हो गई, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस की हेल्प मिली। जिन साथियों को उस स्कीम में कवर हम नहीं करवा पाए थे, उन साथियों को हमने बार काउंसिल से हेल्प, इंडिविजुअल मेंबर्स को हमने बार काउंसिल से हेल्प। आप सरप्राइज मानेंगे, हमने करीब 27 करोड़ रुपया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास, हमारे पास कॉर्पस ऑफ फंड था क्योंकि एसोसिएशंस के पास इतना फंड नहीं होता है, उनसे मिलके अपने मेंबर्स को किसी न किसी रूप में फाइनेंशियल मदद दी। नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपको पुनः एक बार स्क्रीन पर दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को लेके आया हूं। और इससे पहले बता दूं, जो प्रेजेंट अभी प्रेसिडेंट हैं, 2019 के चुनाव में भारी मतों के साथ विजयी हुए थे। और उसमें मैंने एक इंटरव्यू किया था इलेक्शन से पहले, उनमें कई घोषणाएं इन्होंने की थी। और आज पुनः इलेक्शन एक हफ्ते बाद है और 2022 अगस्त का समय है। इनकी घोषणाएं कितनी सफल रही और क्या कुछ रह गया या क्या मलाल है, मैं जानता हूं। और स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव नरसियार जी, उनसे जानते हैं जो विजय के बाद उन्होंने सपना देखा था, विजय होने के बाद उसको कहां तक आगे ले गए और अभी मलाल है तो क्या है और प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है। इनसे आइए हम जानते हैं। सबसे पहले दर्शकों को सब परिचय दीजिए। संजीव नरसियार, मैं प्रेसिडेंट हूं दिल्ली बार एसोसिएशन में। और श्रीनिवास जी, आप और आपके सभी दर्शकों को मैं इस बात का बड़े खुशी से सबको धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आपने 2019 वाली जो मेरी इंटरव्यू था उससे मेरे आज के इंटरव्यू को जोड़ा है। और मैं चाहता हूं कि भी उस सब चीज़ों को लेके आप मेरे से पूछें और मैं उसको डिटेल में बताऊँगा। सर, 19 के चुनाव में, चुनाव से पहले आपका एक अच्छा सा मैंने इंटरव्यू किया था ब्रीफ में, उसमें आपने कई घोषणाएं की थी। मुझे उतना याद नहीं है, इंटरव्यू देखना पड़ेगा, लेकिन आपने घोषणाएं की थी, आपको एक एक करके याद है। और आप इस बीच कोविड भी आया और अपने पोस्ट पे भी रहे। आपने बार के लिए क्या कुछ किया और क्या मलाल है? सबसे पहले जो काम किया वो आप एक बार बताएंगे सर। देखिए, 2019 दिसंबर में हमारा रिजल्ट आया था। उसके बाद 2020 जनवरी में हम लोगों ने चार्ज लिया। और जब चार्ज लिया तो बार एसोसिएशन में जैसे ही हम लोग चार्ज लेके हमने अपना काम संभाला, तो हम लोगों ने पाया कि बार एसोसिएशन का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब स्थिति में था। लेकिन पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि भी हमने अपनी बार को फिर उन्हीं बुलंदियों पर लेके जाना है जिन बुलंदियों पे कभी बार एसोसिएशन हमारी जानी जाती थी और जानी जाती है। जैसे ही हम लोगों ने जनवरी में चार्ज लिया, जनवरी में जैसे ही काम स्टार्ट किया, तो फरवरी में आपको ध्यान होगा दिल्ली में कुछ रॉयट्स हो गए थे, उसको लेकर कुछ डिस्टर्बेंस रही। अनफॉर्चुनेटली मार्च में कोविड-19 आ गया, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। और पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस महामारी ने त्राही त्राही मचाई, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्टेड कम्युनिटी रही वो लीगल फर्टिनिटी थी। वो इसलिए थी कि सभी लोगों को कोई ना कोई प्लेटफार्म काम करने का मिला। लेकिन हम लोग क्योंकि कोर्ट्स में आके काम करते हैं, तो कोर्ट्स पूरे देश के साथ साथ पूरी कोर्ट्स भी बंद हो गई। और महीनों तक, सालों तक, पूरे 1 साल तक फिजिकल कोर्ट्स में वर्क नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा चैलेंज ज़िंदगी में हमने कभी इससे पहले ना सुना ना देखा। लेकिन हम लोगों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। हमारे मेंबर्स बहुत निडर और बहुत मैं मानता हूं कि बहुत गर्वशाली महसूस करता हूं मैं कि भी हम एक ऐसी फर्टिनिटी से हैं। सब लोगों ने उस माहौल से बाहर अपने आप को एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने आप को सहयोग किया, साथ दिया। उस दौरान क्योंकि मैं उस टाइम पे दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का भी मेंबर था, इलेक्टेड मेंबर था। मैं को चेयरमैन की जिम्मेवारी थी मेरे पास। तो हम लोगों ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से मिलके, दिल्ली सरकार से मिलके बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम्स निकाली।
उन वेलफेयर की स्कीम्स के अंदर सबसे बड़ा तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्होंने एक बड़ी स्कीम पूरे हिंदुस्तान में, वी आर द ओनली स्टेट जिन्होंने 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कैशलेस स्कीम और 10 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस डेथ के बाद परिवार को हेल्प। कई हजार लोगों को 5 लाख रुपए की स्कीम का बेनिफिट हुआ, परिवार को बेनिफिट हुआ। कई 100 मेंबर्स को जिनका अनफॉर्चुनेटली डिमाइस हो गई, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस की हेल्प मिली। जिन साथियों को उस स्कीम में कवर हम नहीं करवा पाए थे, उन साथियों को हमने बार काउंसिल से हेल्प की। इंडिविजुअल मेंबर्स को हमने बार काउंसिल से हेल्प की। आप सरप्राइज मानेंगे, हमने करीब 27 करोड़ रुपया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास, हमारे पास कॉर्पस ऑफ फंड था क्योंकि एसोसिएशंस के पास इतना फंड नहीं होता है, उनसे मिलके अपने मेंबर्स को किसी न किसी रूप में फाइनेंशियल मदद करने का मौका मिला। उस मामले में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस टीम का पार्ट था, उस एग्जीक्यूटिव का पार्ट था जिसको इस इतने बड़े क्राइसिस में अपने मेंबर्स की सेवा करने का मौका मिला। कोविड के दौरान क्योंकि हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बार बार हमने उसको सैनिटाइज किया, उसके मेंबर्स के लिए हमने वैक्सीनेशन के कैंप्स लगाए। उसके अलावा हमने पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज करने के साथ साथ टाइम टू टाइम अपने मेंबर्स के लिए हेल्थ कैंप्स भी लगाए। तो ये मतलब एक इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया, और उस चैलेंज के साथ साथ क्योंकि सारी कोर्ट्स बंद हो गई, हमने अपने मेंबर्स का जो एक सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट होता है, जो बार एसोसिएशन में उनका कंट्रीब्यूशन आता है, उन्हीं से हम लोग अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, वो भी क्योंकि बंद हो गया था। हम लोगों के पास दूसरे कियोस्क और दूसरी कैंटीन्स और पार्किंग से जो हमारे पास कॉर्पोरेशन ऑफ फंड्स आता है, वो भी सब बंद हो गया था। तो हम लोगों को एक फाइनेंशियल क्रंच भी आ गया था। उससे भी हमने अपने सारे साथियों को साथ मिला के बाहर निकाला। और मैं बड़े गर्व से एक बात कह सकता हूँ कि इस पूरी टेन्योर के अंदर हमने अपनी बार को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग किया, अपने मेंबर्स को उस टाइम पे उस क्राइसिस से भी बाहर निकाला। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक बड़ा जो डिसीजन लिया था पहले कि पूरे कॉम्प्लेक्स को रीडेवलप करने का, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने एक एजेंडा रखा था कि पूरे कॉम्प्लेक्स को हम रीडेवलप करके और मेंबर्स के लिए नए चैम्बर बनाएंगे, सरकार से बनवाएंगे। उस एजेंडे पे क्योंकि कोर्ट ही नहीं काम कर रही थी, जजेज और सरकार ही उस लेवल पे दूसरे क्राइसिस में फंसे हुए थे, तो उस एजेंडे पे काम ना करके फिर मैंने सेकंड एजेंडा अपने हाथ में लिया, और उस एजेंडे पे मेरे फ़ख्र से मैं कहना चाहता हूँ कि उस पर हमने काम किया। आज हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कई हज़ार मेंबर्स जो सीट्स पे बैठते हैं, कॉमन हॉल्स में बैठते हैं, उन सभी कॉमन्स हॉल को हमने रीडेवलप किया, रिकन्स्ट्रक्ट किया, उसमें नए एयर कंडीशंस लगाए, उसमें टोटल जीरो से लेके ऊपर तक सारे नई कंस्ट्रक्शन करवाई, और उसका एक एक पैसा दिल्ली सरकार ने दिया। हमने बार एसोसिएशन का एक भी पैसा, मेंबर्स का एक भी पैसे का कंट्रीब्यूशन उसमें हमने नहीं लिया। वो हमने 100%, आज पूरे 30,000 में आप घूम के देखेंगे तो पूरे कॉम्प्लेक्स, पूरे यूरिनल्स में बहुत सारे यूरिनल्स हमने नए बनाए, हमने रिकारपेटिंग ऑफ रोड्स का हमने काम किया, ई लाइब्रेरीज बनाई। तो वो डेवलपमेंट के काम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम में लिमिटेड काम करना था, वो जो बड़े एजेंडे पे काम करना था वो रह गया। वो मलाल वाली बात है, जैसे आपने कहा था, वो मलाल है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि जो नई टीम आएगी उस टीम के सहयोग से हम उस काम को भी पूरा करेंगे। इस पूरी टेन्योर में डेवलपमेंट वाली बात जो है वो पिछली कई टेन्योरों से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हमने किए। अगर कहा जाए कि आपका टेन्योर तो लास्ट होने जा रहा है, कहा जाए कि ऐसे 2-3 काम वक्त होता तो उसको भी मैं कर दिखाता, वो क्या है? देखिए, एक बात तो पक्का है कि अगर इस पूरी टेन्योर में कोविड नहीं आता तो डेफिनेटली मैं इस कोर्ट को फ्यूचर का कोर्ट बनाना चाहता हूँ। आज मेरे सैकड़ों युवा साथी जिनके पास बैठने के लिए सीट नहीं है, बैठने के लिए चैम्बर नहीं है, वो फ्यूचर हैं बार के, वो इस इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर हैं। उनके लिए मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता था, अब भी करूँगा। अभी मैं बार काउंसिल में हूँ, सरकार में हूँ, सरकार में मेरे पास पार्टी में जिम्मेवारी है, तो सरकार के सहयोग से जो भी नई टीम आएगी उस काम को 100% करेंगे। हम चाहते हैं 30,000 कोर्ट फ्यूचर की कोर्ट बने। आज आप 30,000 में देखते हैं सराउंडिंग में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, वो हमारे लिए भी बड़ा पेनफुल है।
उसमें सरकार का सहयोग भी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी कई बार मीटिंग हुई। हमारे पास स्पेस है, मैनेजमेंट की कमी है। दूसरा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सरकार को कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको ध्यान होगा, अगर आप उधर से आए आज़ाद मार्केट की तरफ से, तो एक फ्लाईओवर है। वो फ्लाईओवर हॉस्पिटल से पहले, कोर्ट से पहले हॉस्पिटल है सेंट स्टीफन, वहाँ पे आके वो फ्लाईओवर नीचे उतर जाता है। मेरा ये मानना है, हालांकि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा ये मानना है कि उस फ्लाईओवर को इनको करेक्ट करना चाहिए सीधा ESBT पे, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक ऐसा है जो ट्रैफिक कोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, उनको आगे जाना होता है, वो नेसेसरी यहाँ पे जाम लगता है, वो खुद भी परेशान होते हैं वो लोग, और हम लोगों को भी परेशानी होती है, हमारे लिटिगेंट्स को भी परेशानी होती है। पार्किंग पे बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, पार्किंग मैनेजमेंट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास स्पेस है, उस स्पेस पे सरकार लेवल पे ही वो डिसीजन होने चाहिए। हम लोग हाई कोर्ट लेवल पे भी लगे हुए हैं, हम लोग सरकार लेवल पे भी लगे हुए हैं, वो सब काम बहुत एडवांस स्टेज पे है। मेरे को उम्मीद है कि नए साथी जो भी इलेक्ट होकर आएंगे उनके सहयोग से उस काम को करवाएंगे। नए साथी जो भी इलेक्ट होके आएंगे, जो मलाल अफसोस है उसे भी पूरा करेंगे। ये हमारे साथ थे एशिया के लार्जेस्ट बार जिसको बोलते हैं दिल्ली बार एसोसिएशन, अर्थात 30,000 कोर्ट परिसर में जो संघ है वकीलों का, उनके प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट। अब देखना यह है कि आने वाली टीम किस नीति के तहत कितना एक्टिव सक्रिय होकर काम करती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन समीना अख्तर के साथ जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।